Hello and welcome my dear viewers. Whenever we want to conduct a delivery, जब भी हमें लेबर कंडक्ट कराना है एक ऐसी लेडी में जिसको मॉडरेट से लेके सीवियर एनीमिया तक है, तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, फीटस बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, और वो ना हो, कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो और एक स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए. सो द लेक्चर इज़ ऑल अबाउट दिस. सो वेलकम टू द क्लास. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूजुअली हमारी इंडियन सेटिंग्स में, गवर्नमेंट स्पेशली सेटिंग्स में 1/3 तो अनीमिक होते ही हैं लेडीज़ जो डिलीवरी कराने आती है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या करना है. सो लेट्स बिगिन द क्लास. गोल क्या है हमारा? गोल हमारा यही है कि मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. अनीमिया है अगर इतना कि 7 ग्राम से कम, अगर 7 ग्राम से कम है तो सीवियर होता है, 9 ग्राम से कम में हम मॉडरेट अनीमिया कहते हैं. तो कोई प्रॉब्लम ना हो. क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस बारे में हम बात करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस ऑफ लेबर है उसमें यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो फीटस तक ब्लड सप्लाई कम पहुंचता है. फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो होंगे. लेबर जैसे ही शुरू हुआ तो फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज में थोड़ा कम, सेकेंड स्टेज में तो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी भी होते हैं. तो सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फीटस हाइपोक्सिया में चला जाएगा. तो वैसे ही तो मदर में ऑक्सीजनेट कराने का पोटेंशियल कम है अनीमिया में, और ऊपर से उसे लेबर का स्ट्रेस भी टॉलरेट करना पड़ रहा है. नॉर्मल ड्यूरेशन हो तो एक बार टॉलरेट कर भी ले, अगर लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो फिर तो उसे डिस्ट्रेस में जाना ही है फीटस को. तो आपको ये इंश्योर करना है कि प्रोलॉन्ग लेबर ना हो. आपको अनीमिया में ये इंश्योर करना है कि लेबर प्रोलॉन्ग ना हो. अब प्रोलॉन्ग क्यों हो जाता है लेबर प्रोलॉन्ग इस वजह से हो जाता है कि या तो आपने पेल्विस का असेसमेंट सही नहीं किया है, सीपीडी है, या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई मास है, फाइब्रॉइड है, कुछ है रास्ते में जो कि लेबर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यूट्राइन इनर्शिया है जो कि अनीमिया में होती है. यूट्रस अच्छे से काम नहीं करता है, डिसफंक्शनल लेबर हो जाता है, तो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है. हाँ, तो जिस भी वजह से अगर लेबर प्रोलॉन्ग कर दिया तो फिर वो फीटस डिस्ट्रेस में चला जाएगा, हाइपोक्सिक हो जाएगा. और अगर एक बार हाइपोक्सिया हो जाता है ना लेबर के समय में, तो वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, वो न्यूरोलॉजिकल सीक्वल कॉज करता है, नर्वस डैमेज हो जाता है जो इरिवर्सिबल होता है. वो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया अलग अलग लेवल का होता है, और कभी कभी इतना हो जाता है कि पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, उसको पैराप्लेगिया कहते हैं, हेमीप्लेगिया हो गया, सेरिब्रल पाल्सी जिसको कहते हैं. तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि लेबर प्रोलॉन्ग ना. उसके लिए एक और काम करना है, पार्टोग्राम प्लॉट करना है. तो पार्टोग्राम से आपको पता चल जाएगा कि लेबर प्रोलॉन्ग नहीं होगा. सो फीटल रिस्क क्या हो गई बेसिकली, वो राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी अगर अनीमिया रहा है ना, तो बर्थ वेट कम रहता है, लो बर्थ वेट रहता है. ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये हो जाती है. दूसरा ये कि प्री टर्म लेबर हो जाता है. प्री टर्म लेबर क्या मतलब है? प्री टर्म का 37 वीक से पहले लेबर शुरू हो जाता है ना, उसको प्री टर्म लेबर कहते हैं. तो वो होता है, अनीमिया में हो जाता है. तीसरी चीज़ ये है कि PIH के साथ अनीमिया एसोसिएटेड रहता है. व्हाट इज़ दैट? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. सो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी अनीमिया के साथ बहुत बार एसोसिएटेड होता है, और उसकी अपनी रिस्क्स रहती हैं ढेर सारे, और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो रहता है. एक अलग से हाइपरटेंशन पे क्लास बनाएंगे आपके लिए. और इस सब की वजह से जो मैंने आपको बताया, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बर्थ एस्फिक्सिया होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सीक्वल हो जाएगी, और वो बेबी को लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करेगी. और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें. मदर जब अनीमिक होती है ना,
तो मदर में वैसे ही प्रेगनेंसी का एक फिजियोलॉजिकल आपको पता होगा हीमोडाइल्यूशन के बारे में। आई होप आपको पता है कि हीमोडाइल्यूशन क्या होता है। हीमोडाइल्यूशन का मतलब ब्लड पतला हो जाता है प्रेगनेंसी में। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो आरबीसीज हैं वो 35% बढ़ते हैं हमारे पूरे प्रेगनेंसी में, और प्लाज्मा बढ़ता है 50%। पानी ज़्यादा बढ़ गया, सेल्स कम बढ़े तो ब्लड पतला हो गया, दैट इज़ हीमोडाइल्यूशन। नाउ द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज़ लेस, है ना। सो नाउ व्हाट विल द हार्ट डू? Heart will start beating faster, so there is tachycardia. So the heart is already working a lot. Okay, there is a lot of load on the heart, and now जब भी जैसे लेबर शुरू हुआ तो when the process of labor starts, now your body is demanding more oxygen, तो क्या करेगा हार्ट? Still further it works, and then it says at a point of time कि नहीं भाई अब और नहीं होएगा, and then it starts failing. So there is a risk of congestive cardiac failure in severe anemia. स्पेशली 32-34 वीक्स पे बहुत रिस्क होती है, क्योंकि वहाँ पर जाके ये हीमोडाइल्यूशन सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। और उसके बाद में अगर लेबर की बात करें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैनेज करना है CCF ना हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट होता है CCF का। डिसफंक्शनल लेबर एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन है। उसका मतलब ये कि लेबर सही से प्रोग्रेस नहीं करता, यूट्रस रिएक्ट नहीं करता, यूट्राइन इनर्शिया हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। कि हम आपको लेबर की तीनों स्टेजेस में ये बताएं कि किस तरह से करना है काम। हम ये बात कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, और अगर हो जाए तो हम कैसे मैनेज करेंगे। पहली बात करेंगे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। ना आपको पता है कि हार्ट में जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है और लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है। लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट कहाँ से रिसीव कर रहा है ब्लड? लंग्स से रिसीव कर रहा है। अगर वो काम करना बंद कर देगा तो लंग्स में कंजेशन हो जाएगा, तो पल्मोनरी इडिमा एंड देयर विल बी क्रेपिटेशंस। तो क्रेपिटेशंस हो जाएंगे तो जब भी कभी पेशेंट CCF में जाने लगती है या सिंक होने लगती है, या ऑलरेडी मान लीजिए आपके पास कॉम्प्रोमाइज्ड एक पेशेंट आई है, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो आपको एक सिम्टम्स होते हैं, दूसरे साइंस होते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे कि रेस्पिरेटरी रेट विल बी वेरी मच हाई, 22 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट होती है, फिर टैकीकार्डिया होता है बहुत ज़्यादा, फिर इडीमा रहेगा उसको, और फिर साथ में आप चेस्ट उसका ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको बेस में क्रेपिटेशंस मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है। पेशेंट विल बी coughing constantly, she will not be able to breathe, wheezing भी मिलेगी। राइट साइडेड फेलियर में इस तरह का ही रहता है, बट यूजुअली लेफ्ट साइडेड फेलियर होता है, और हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है और ट्रीट करना होता है। तो कुछ अगर इस तरह के हमें साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं तो एक चेस्ट एक्सरे और एक ECG बिल्कुल एडवाइस किया जाना चाहिए। 2D इको भी हम करवा सकते हैं अगर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हार्ट फेलियर में जो हमारा मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो 3 काइंड्स पे ऑफ ड्रग्स पे डिपेंड करता है। पहले तो आइनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं। हम हार्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, हार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। आइनोट्रोपिक एजेंट्स, डिजिटलाइजेशन इज द मेन स्टे, ओके। एंड देन यू हैव सेकेंड लाइन ड्रग्स विच आर डायूरेटिक्स, फ्रूसमाइड लाइक ड्रग्स, Lasix, which will take the water out of your body, so afterload will get reduced and the heart will be like feel easier. So this is the drug therapy for CCF. तो dear students, in very short I have talked about कि congestive cardiac failure किस तरह से आप आइडेंटिफाई करें, और जुगुलर वीनस प्रेशर जो होता है राइट साइड में, जुगुलर वेन आप 45 डिग्री के एंगल पे आप पेशेंट को लेटा दें, और उसके बाद में आप जुगुलर वेन जो नेक के साइड में होती है उसे आप देखें, और अगर वो अप टू मिडवे यू कैन फील इट एनगॉर्ज्ड, यू कैन सी इट एनगॉर्ज्ड, देन दैट इज़ एलिवेटेड जुगुलर वीनस प्रेशर, और वो भी एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का साइन होता है। चलिए, यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है? जो अनीमिया में यूजुअली देखने को मिलता है कि मदर भी प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर पाती है क्योंकि यूट्रस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। देखिए, जब भी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो होता है कि 10 मिनट्स में 3 टाइम्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए, एंड दे शुड लास्ट फॉर 45 सेकेंड्स, राइट, एंड दे शुड बी ऑफ ऑप्टिमम स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेंथ तो आप कोई मैनोमीटर लेके नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए तो सिर्फ आप अपनी फिंगर से यूट्रस को, एब्डोमिनल वॉल को मदर की प्रेस करके और देख सकते हैं कि सफिशिएंट इंटेंसिटी
है कि नहीं है। इट शुड नॉट गो लाइक इट शुड नॉट गो डीपन, अंदर दबना नहीं चाहिए उंगली। और दूसरा ये कि ड्यूरेशन तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 45 सेकेंड्स तक चल रहा है कि नहीं, और फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कम हो जाती हैं यूट्राइन इनर्शिया में, और फिर प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है। तो पार्टोग्राम बिल्कुल आप बनाएं। पार्टोग्राम के बारे में एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट। डियर स्टूडेंट्स, एनीमिक लेडी वैसे ही इम्यूनिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और उसमें इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी रहती है, चांसेस रहती हैं। इसलिए बार बार पीवी एग्जामिनेशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जहाँ पे भी आप उसको डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं वो एरिया हाइजीनिक हो, क्लीन हो। और अगर सेप्सिस डेवलप हो जाती है किसी भी वजह से, तो फिर वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकती है जिस तरह की मैंने साइन एंड सिम्टम दिखाए हुए हैं। बीपी कम हो जाएगा, आरआर बढ़ जाएगी, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट, और मेंटल स्टेटस, डिलीरियम है ना, कंफ्यूज्ड वाली स्टेज रहेगी मदर की। तो ये सब चीज़ें सेप्टिसीमिया बताती हैं। और फिर आप जो है वो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, वेजाइनल स्वाब कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, वो सब कराएंगे। वो तो लेटर ऑन ही होगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, लेकिन पेशेंट विल लैंड अप इनटू सेप्टिसीमिया। देयर इज़ अ हाई रिस्क एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, सो यू शुड कीप केयर कि सेप्सिस डेवलप ना हो जाए। इनिशियल मैनेजमेंट सबसे पहले कि आप हेल्प बुलाएं, आप सीपी उसका जो है वो एयरवे प्रॉपर मेंटेन करें, हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको दें, है ना, और उसको आईवी लाइन लगाएं, ब्रॉड बोर आईवी कैनुला, आईवी फ्लूइड्स दिए जाएं, और इन्वेस्टिगेशन कराएं, और सेप्टिक फोकस डिटेक्ट करने की कोशिश करें। तो अब जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें आपसे कर ली, और इन सब को सम अप अगर हम करें कि हम 3 स्टेजेस ऑफ लेबर में क्या क्या रिस्क एंटिसिपेट करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि फीटल हाइपोक्सिया, फीटल डिस्ट्रेस की रिस्क है, मैटरनल सेप्सिस की, मैटरनल कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की रिस्क है। 3rd स्टेज ऑफ लेबर में यूटेराइन हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की रिस्क है, एंड मदर गोइंग इनटू शॉक की भी रिस्क है। नाउ किस तरह से फर्स्ट स्टेज में क्या क्या स्पेशल करना है, क्या क्या स्पेशल करना है अगर मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया है। जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि उसकी पोजीशनिंग सही करिए। अगर आप उसको सुपाइन लेटाते हो तो वैसे ही फीटस जो एओर्टा है वो प्रेस हो जाती है, और फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और फीटल डिस्ट्रेस अपने आप ही होने लगता है। नॉर्मल पेशेंट को भी आप सुपाइन लेटाते हो ना अगर, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पोजीशनिंग सही करो, लेफ्ट लैटरल में लिटा दो। दूसरा ये है कि आपको ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को, सो यू हैव टू give her high flow oxygen so that she does not get compromised, fetal distress ना हो, fetal hypoxia ना हो। प्रिवेंट करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेके चलना है, लेकिन प्रिकॉशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको एंटिसिपेट नहीं करना है। एंटिसिपेट करके रखिए कि कभी भी CCF में जा सकती है क्योंकि सीवियर एनीमिक है। शुड बी रेडी with all your drugs and everything so that whenever you need digitalization you can provide her. Second thing, you should always give antibiotic prophylaxis. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब अब फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हो चुका है, और अब हमें डिलीवरी करानी है। फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स के बाद में हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा देर ना लगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। फीटल एस्फिक्सिया हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम लेबर को कट शॉर्ट करने के लिए सेकेंड स्टेज को या तो आउटलेट फॉर्सेप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं, वैक्यूम डिवाइस। तो फॉर्सेप्स और वैक्यूम पे भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसे यूज़ कर लेना चाहिए ताकि एनीमिक में, ताकि हम जो है वो इस प्रोसेस सेकेंड स्टेज को हम कट शॉर्ट कर पाएँ। लेकिन फॉर्सेप्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस होती हैं, और until and unless you are very trained, you have an expertise, you have conducted several times, you've used this, it should not be used. Vacuum is safer. So vacuum is safer and it can be used. So assisted vaginal delivery की ज़रूरत होती है एनीमिया में,
और वैक्यूम बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक लिबरल एपिजियोटमी दे सकते हैं सेकेंड स्टेज में, ताकि थोड़ा सा और फास्ट हो जाए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का प्रोसेस। आफ्टर द लेडी हैज़ डिलीवर्ड, बहुत चांसेस हैं कि वो जितना भी ब्लड लॉस हुआ है डिलीवरी के बाद में, अगर पेशेंट एनीमिक है तो हो सकता है कि वो उस स्ट्रेस को भी टॉलरेट ना कर पाए, नॉर्मल ब्लड लॉस को भी टॉलरेट ना कर पाए और शॉक में चली जाए। ऐसी संभावना है ना शॉक में जाने की। तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी है। आईवी बोर कैन्युलास होने चाहिए, ब्लड इन हैंड होना चाहिए, आपके पास कोलॉइड्स होने चाहिए जो आप ट्रांसफ्यूज़ कर सकें अगर बीपी फॉल होता है तो। एंड यूजुअली एनीमिया में एटॉनिक पीपीएच होता है, और एटॉनिक पीपीएच अगर हो गया तो आपको उससे डील करने के लिए सारी तैयारियां करके रखनी है। और वी हैव टू बी रेडी टू deal with postpartum hemorrhage in such cases. And immediately after delivery क्या होता है कि जैसे ही डिलीवरी हुई ना, तो सारा का सारा जो फ्लूइड होता है वो मदर में एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट से इंट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में आ जाता है। मतलब समझे इस बात का, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड आ जाता है। बाहर रहता है ब्लड वेसल के पहले मदर की बॉडी में, और वो अंदर आ जाता है ब्लड वेसल के अंदर, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है, और एकदम से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है कि अब उसको ज़्यादा ब्लड पंप करना है और वो सीसीएफ में जा सकती है। तो उस समय तुरंत आपको जो है वो लेडी को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी सिटिंग पोस्चर में ले आना चाहिए सीसीएफ को प्रिवेंट करने के लिए। सिटिंग पोस्चर में आने से क्या होएगा, थोड़ा सा वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। तो यू हैव टू लुक फॉर क्लोज साइंस ऑफ सेप्सिस एंड सीसीएफ दैट आई जस्ट टोल्ड यू।